बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और वैसे भी मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम बड़ा ही खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दियों की आमद है। और अभी मैं जब आ रही थी ऑफ़िस के लिए तो मुझे भी ठंड फ़ील हो रही थी, लग रहा है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। और रात की अगर बात की जाए तो कराची की रातें तो वैसे ही खुशगवार होती हैं। और चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात, एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है। मुझे अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत याद आ गई। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन शख्स इस्लाम के एतबार से कौन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, जिसके हाथ और ज़बान से किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो आज का मैसेज ये है, अपने हाथों को, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो अगर बेहतरीन मुसलमान बनना चाहते हो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। ये तो था आज का पैगाम। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, देखते हैं कि आज हम किन मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं। दूध माफिया का शहरियों की जेबों पर रोज़ाना 5 करोड़ रुपए का डाका। सुई सदरन ने गैस की किल्लत दूर करने का अनोखा हल निकाल लिया। बल्दिया उज़्मा इन एक्शन, तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। महकमा रेलवे ने मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। PCL 7 का मैदान जनवरी के आखिर में कराची में सजेगा। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है महमूद रियाज साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, बिल्कुल। पहली स्टोरी जो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे दूध माफिया की। और शहरियों का इस वक्त बड़ा ही बुरा हाल है, क्योंकि ख़ुद साख्ता जो चार्जेस हैं, अपनी मनमानी कीमत पे ये जो दूध माफिया है वो चार्ज करता है। हर जगह पे प्राइसेस अलग अलग हैं। अब कहा जा रहा है कि 10 रुपये जो है वो ख़ुद साख्ता प्राइसेस में इजाफ़ा हो गया है, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और जो है दूध, ये जो टोटल अगर हम इसका देखें रोज़ाना, तो 5 करोड़ रुपए टोटल शहरियों पर ये इसका बोझ पड़ रहा है 10 रुपये के इजाफे के साथ। क्या कहेंगे महमूद साहब? एक तो पहले इतनी महंगाई है, फिर ये दूध माफिया ये जो अपनी मनमानी रेट्स पे कीमतें बढ़ा देते हैं, बेचते हैं, अलग अलग इलाकों में अलग रेट्स। क्या कहेंगे, क्या चेक एंड बैलेंस, वही हम बात करेंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पर हैं? नहीं, इसमें बात ये कि जब जिसकी मर्जी आ रही है, माफिया अब तो ये क्रिमिनल्स हो गए। माफिया से बढ़कर जो है ना, ये क्रिमिनल्स हो गए कि जिस तरीके से आप 10-10 रुपए दूध में जब चाहे इजाफा बढ़ा देते हैं। जैसा कि कहा कि 5 करोड़ रुपए का टीका, बल्कि इससे भी ज्यादा लगता है, इसलिए कि लाखों मेरा ख्याल टन कराची के अंदर दूध की रिक्वायरमेंट होती। हम आप देखें कि दूध जो है कि बुनियादी जरूरत की चीज़ है। उसके अलावा कराची के अंदर जितनी मिठाई है, जितनी बेकरी है, जितने कन्फेक्शनरी आइटम्स बनते हैं, उन सब में दूध इस्तेमाल होता है। तो दूध को आप इस तरीके से वो नहीं कर सकते। और सर्दियों में यकीनन इसके इस्तेमाल में इसके भी इजाफा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो
उस पर ये है कि ये जो एक अजीब तमाशा है कि जहां पर भी ये देखते हैं अपनी कीमत मनमानी बढ़ा देते हैं। मीडिया भी इनके पीछे लग लग कर ऐसा लगता है कि हिम्मत हार चुका है और इनको बेनकाब करके, मगर असल जो हुकूमती इदारे हैं, जो चेक एंड बैलेंस उन्होंने कायम करना है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है जिन्होंने छापा मारना है, जो वो इनसे कहा जाता है लेकिन कभी भी इनसे आनी हाथों से निपटा नहीं जाता। ये माफियाज इतनी बेलगाम हो चुकी हैं कि जब इनका दिल चाहता है ये कीमतों में इजाफा कर देते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके ऊपर कोई भी चेक नहीं होगा, इन पे कोई सजा नहीं होगी, और ये मतलब अरबों रुपया करोड़ों रुपया जो है वो सार्फिन की जेब से इनकी जेबों में मुंतकिल हो जाता है। ये अगर एक एक दो रुपए भी बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे शहर के अंदर 2-2.5 करोड़ लीटर की रोज यौमिया बुनियाद पर कंजम्पशन है, तो कितने करोड़ रुपए आपके डेली यहाँ से चले जाते हैं, और उस पर तो ये 5-5, 10-10 रुपए अब जो हैं। लेकिन जब इनका दिल चाहता है, यही वजह है कि कराची शहर में इस वक्त दूध जो है वो 130 रुपए से लेके 150 रुपए किलो तक मिल रहा है। बिल्कुल 140। अब एक नया फैशन आ गया को कहते हैं जी ये बिल्कुल मिलावट से पाक है, ये डायरेक्ट जनाब ये भैंसों से आ रहा है, ये आ रहा है, उसकी कीमत और ज्यादा है। इसके बाद फिर जो टेट्रा पैक है, जो डब्बे का दूध है, उसमें फिर मजीद इजाफा हो जाता है। वो वैसे ही मार्केट से 10, 15, 20 रुपए हायर साइड पे बिक रहा होता है। ये 130 था तो वो 160 रुपए के अंदर दस्तयाब था। जब इसके अंदर इजाफा होगा तो वो तो फिर और आगे 20-30 रुपए बढ़ा देते हैं। तो महमूद साहब के कौन जिम्मेदार है इसका, क्या कहेंगे? ये जो सूबाई हुकूमत है, ज़िले हुकूमत है, कमिश्नर कराची, किसकी जिम्मेदारी बनती है? कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े फाल हैं, पूरे शहर का दौरा करते हैं, तमाम चीजों पर मुर्तजा वहाब साहब है, उनकी नजर इस तरफ देखना चाहिए, चूंकि ये बुनियादी मसला है जो कि अवाम का मसला है, और ये बुनियादी मसला है, इस तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए। इसका कुछ भी कोई भी हल निकाला जाए, और हुकूमत ही निकाल सकती है। एक दफा सख्ती के साथ उनके साथ बैठा जाए। वो हर दफा ये कहते हैं जी चारा महंगा हो गया, साइलेज महंगा हो गया, इसकी दवाइयां महंगी हो गई, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। कोई तो न्यूट्रल लोग हों, बैठें, इसका मैकेनिज्म किया जाए कि कितने अरसे बाद रेट इसके बढ़ाए जाएंगे, या जब कम होगा तो कम भी किए जाएंगे, क्या तरीकेकार इसका वजह किया जाए। ये थोड़ी कि एक एसोसिएशन उठी और उसने रात में ऐलान कर दिया जी कल से 10 रुपए दूध महंगा होगा और आवाम जो है उनके रहम करम पर है। जी बिल्कुल। और महमूद साहब ये भी होता है, एक तो महंगा, और जब उनकी जो डिमांड्स होती हैं पूरी नहीं होती तो वो हड़ताल भी कर चले जाते हैं, तो उससे भी कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए हड़ताल क्या करेंगे, दूध ने तो प्रोड्यूस होना है, वो इसको ये तो कम हड़ताल करते हैं। पेट्रोल है या इस तरह जब भी माफियाज की जब डिमांड्स पूरी नहीं होती तो ये शॉर्टेज भी कर देते हैं, हमारे कंज्यूमर जो सारिफ है उसका जो बिहेवियर है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग भी आदी हो गए, चीज महंगी से महंगी होती जाती है, उससे खरीदते जाते हैं। दुनिया भर के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स तो खैर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फाल है, हम अक्सर देखते हैं कि इस किस्म के केसेस नजर आते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं वो कंज्यूमर को बताती हैं कि ये चीज अब महंगी हो गई है, आप इसका बाइकाट करें, इतने दिन तक आप नहीं खाएंगे। लेकिन ला मोहल्ला यहाँ पर जो कंज्यूमर एसोसिएशन आई, उनका भी कोई वाली वारिस नहीं था, उन्होंने भी अपने एजेंडे पे काम किया। दुनिया भर में ये होता है कि कंज्यूमर एसोसिएशन होती है, वो सारिफ को बताती हैं कि ये चीज़ अब आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए हार्मफुल है, ये आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। चूंकि सरकारी इदारे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का ही साथ दे रहे होते हैं, वो उनके बेनिफिट को कवर कर रहे होते हैं। तो इसमें लोगों का भी फर्ज है कि जब एक महंगी चीज़ है तो आप उसका मुतबादिल उसको मत इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब देखने में आता है कि आज अगर आपको पता चला कि टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो है, तो जो आदमी आधा किलो खरीदता था वो 1 किलो खरीद के लिए आएगा कि कल ये कहीं 250 रुपए किलो ना हो जाए। तो हमारी आवाम की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ के कोई सब्ज़ी वाला है, फल वाला है या दुकानदार दूध वाला ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो मेरे ख्याल है आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए और वहाँ से उसका बायकॉट करना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रुक सकें। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। कराची के शहरियों की ही बात हो रही है और जहाँ कराची के शहरियों को बहुत मसाइल का सामना है, वहाँ एक अहम मसला इस वक्त गैस की कमी का है, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं सर्दियों का आगाज़ होता है तो गैस जो है उसमें कमी का सामना करना पड़ता है। घरेलू सार्फिन को खाने बनाने में मसला होता है, इसके अलावा प्रेशर जो है वो भी बहुत कम होता है। तो इसके लिए एक अनोखा हल निकाल लिया है स्वीट सदर्न गैस कंपनी ने, वो ये है कि अब शहरियों को LPG से भरा सिलेंडर फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे महमूद साहब? अब ये भी देखिए गैस तो आपको इस्तेमाल करनी है, अब खरीदना पड़ेगा। मतलब अक्सर लोग जो है वो अब सर्दियों के अंदर जो है
अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने एक LPG भी लिया, उसके अलावा मैंने हॉट प्लेट, जब हॉट प्लेट ली तो पता चला बिजली का बिल इतना ज़्यादा आने लग गया। अब आपको खाना तो पकाना है, या ये कि सुबह आप ऑफिस आने से पहले किसी चाय के होटल पे चाय पराठा लेने के लिए लाइन में लग जाए, अब तवील कतारें वहाँ नज़र आती हैं। या फिर उसका हल ये है, लेकिन आवाम जो है वो हर तरफ से परेशान है। जिनका काम गैस देना है वो गैस नहीं दे रहे। उससे जब डरा सहमा आदमी जब इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट लेकर आता है तो फिर के इलेक्ट्रिक सामने नजर आती है कि उस हॉट प्लेट को जलाने से ज्यादा आदमी का अपना दिल जल रहा होता है। उसके बाद फिर जो है, जो कि निस्बतन खतरनाक है डोमेस्टिक यूज के लिए, वो LPG सिलेंडर है। इसमें होता क्या है कि यकीनन SHGC अपने सार्फिन के लिए जो कर रहा है वो तो सर्टिफाइड होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये इसमें टेस्टेड होंगे, ब्लास्ट नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे मार्केट के अंदर आम दुकानों पर अवेलेबल होते हैं जो कि टेस्टेड नहीं होते हैं। वो स्क्रैप के माल से लेके सिलेंडर बना दिए जाते हैं और उसके अंदर गैस भी जो फिल कर दी जाती है, फिर वो ब्लास्ट होते हैं, फिर वो हादसात का बाइस बनते हैं। तो कम से कम ये है कि चलो SHGC की तरफ से अगर आपको वही गैस नहीं मिल रही तो LPG के सिलेंडर उनके टेस्टेड सिलेंडर होंगे, लेकिन उसका रेट बहुत ज्यादा महंगा है। वो अगर एक आम सारिफ लेता है और वो उसको इस्तेमाल करता है, 1-2 किलो भी भरवाता है, तो शायद उसका पूरे महीने के बिल से ज्यादा वो 1-2 किलो गैस उसको वो पड़ेगी। और कम से कम सिलेंडर के अंदर छोटे सिलेंडर जो होते हैं उनमें ये आते हैं। तो यकीनन सुई सदरन ने गैस की किल्लत, लेकिन बात ये है कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है। हुकूमतें कब से आपस में यही एक वो रस्साकशी चल रही है कि जी उसने LPG महंगी कर दी, उसने गैस की कीमतें बढ़ा दी, उसने मुआहिदा नहीं किया, CNG बंद पड़ी है एक हफ्ता। अगर आप सनती सेक्टर की बात करें तो उनको मिल नहीं रही। रोज ताजिर सनतकार जो है रोजाना की बुनियाद पर वो यही वावेला मचा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इससे नुकसान हो रहा है। अगर सनती इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी गैस नहीं मिलेगी तो इससे हमारी प्रोडक्शन मुतासर होगी। मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो आपकी जब मईशत की रीढ़ की हड्डी जब आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जब आप उनको मुतासर करेंगे, हिट करेंगे, तो फिर आप कहां से उसको टारगेट्स को पूरा करेंगे, कहां से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होगा, किस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे। और दूसरी बात यह है कि शहरी गैस तो हर आदमी को चाहिए और सुबह में, और अब एक रूटीन बन गई है। पहले शहर में कुछ इलाके होते थे, लेकिन अगर आप देखें तो कराची शहर में अक्सर इलाके हैं जहाँ रात 11 बजे के बाद से गैस बंद हो जाती है और सुबह 5-6 बजे के करीब वो गैस दोबारा आती है। तो लोगों के चूल्हे, गीज़र वगैरह जो सर्दियाँ यकीनन शुरू हो गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं कराची वाले। सही। तो महमूद साहब, आप क्या समझते हैं, कोई हल आपको नज़र आता है कि आज इसकी प्लानिंग हो तो अगले साल में भी हमें गैस का ये जो शॉर्टेज का सामना ना? जी, लोग जो है वो इसके जिसकी मैनेजमेंट है, जिन्होंने इस मसले को हल करना है, उसी को मिनिस्ट्रीज है ना। आप इसको गैस की कमी को पूरा करने के लिए एकदम से तो कमी नहीं हो जाती ना। गैस कंपनियां हैं, सिंध बलूचिस्तान में सुई सदरन है, वहाँ पे पंजाब में सुई नदरन है। आपको सब ये मैनेज करना पड़ता है कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी, MFCD क्या होता है, मकब, मिलियन मकब हीटर, कितनी गैस आपको रिक्वायरमेंट होगी और उसको कैसे पूरा किया जाएगा, कितना इसको इंपोर्ट किया जाएगा। बड़े अरसे से कह रहे हैं जी आप कतर से कर रहे हैं, फिर एक कंपनी से किया, वो कहते हैं जी उसके प्राइस ज़्यादा हैं, इसके प्राइस कम है। तो एक खींचातानी चल रही है और उसमें सफ़र जो है वो सिर्फ आवाम कर रहे हैं। बिल्कुल आवाम कर रहा है। और आपको एक और ख़बर देंगे, कराची के इलाके साइट एरिया में घर में फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए हैं। और हुआ कुछ यूँ है कि पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़ा इसको करार दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि शौहर ने जो है वो अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, दूसरी शादी की, और लेकिन उसके बाद शौहर ने कत्ल करके बीवी को कत्ल करके फिर ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, एक ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महमूद रियाज साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, और बातचीत का सिलसिला जारी है। बात करेंगे अब अपनी अगली ख़बर को इंक्लूड करेंगे। महकमा रेलवे की बात की जाए तो महकमा रेलवे ने मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ दांव पर लगा दी हैं। वो इस तरह के जो इस वक्त ट्रेनों की जो हालत है और ट्रेनों में जो पुरानी और टूट फूट का शिकार बोगियाँ लगाई जाने लगी हैं, मरम्मत ना होने से बोगियाँ खस्ता हाली का शिकार भी हैं। जगह जगह से फ़र्श भी हम देखते हैं उखड़ा हुआ रहता है, खिड़कियाँ और दरवाज़े भी जंग आलूद हैं और जो कि अपनी असल हालत खो चुके हैं।
और जिस तरह ये ट्रेनों की खस्ता हालत है, इससे खुदा न खास्ता कोई जो है बड़ा हादसा का भी ख़दशा हो सकता है। इस हवाले से बात करते हैं। जी महमूद साहब, इस वक्त जो ट्रेनों की जो हालत है, जो बोगियां हैं, जो इवन जो ट्रैक हम देखें रेलवे ट्रैक, वो भी उसको भी कई मतलब मुरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन मुरम्मत ना होने की वजह से ये जो खुदा न खास्ता हम किसी बड़े हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। जी, लेकिन सबसे पहले तो रेलवे से जुड़े अफराद की मुरम्मत की ज़रूरत है जी, चूँकि ये अफराद ही ना है। मैं अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा खुद इत्तेफाक हुआ कि फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे ट्रेन में। 6:30 बजे चलने वाली ट्रेन कराची से रात 11:30 बजे चली है, और बहैसियत रिपोर्टर जब मैं 6-8 घंटे मैंने उस स्टेशन पे कराची के गुजारे, ना कोई खाने की सहूलत, ना कोई पीने की सहूलत, कचरा, कोई ऐलान नहीं। और मज़ेदार ये कि एक ज़माने में आपकी बोगियां जो हैं बाहर से आती थी, अब आप बोगियां बनाते हैं, लेकिन तब भी जो वो बोगियां इतनी खस्ता हाल हैं, ना लाइट का इंतज़ाम है, टूटी हुई हैं। अक्सर औकात जब आप कराची से सफ़र शुरू करें तो आपके बोगी के नीचे से ख़तरनाक आवाज़ आनी शुरू होती है, पता चलता है कि कोई चीज़ टकरा रही है। अच्छा। और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, वो आवाज़ बंद नहीं होती। आप रास्ते में गार्ड को, कंडक्टर गार्ड को, टीसी को, जिन सबको बुलाकर कहें कि ये खराबी, हाँ जी वो बोगी चेंज कर देंगे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतहाई गंदे रेलवे स्टेशन, खुराक का मेयार इंतहाई नाकिस। मैंने कहा ना, आप सिर्फ हम तो बात करते हैं ट्रैक की, रेलवे से जुड़ी कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप कह सके तबाह बर्बाद कर दिया गया। वो इदारा के जो कि एक कौमी इदारा और लोगों की खिदमत का इदारा है। दुनिया भर में जो ट्रेन होती है वो कनेक्टेड होती है कि आपने अगर अच्छे मुल्क में शहरों की बात करें कि आपने कुछ फासला आपने ट्यूब से, अंडरग्राउंड ट्रेन से किया, उसके बाद आप बस में आए, फिर आपने ट्रेन ली, तीनों चीजें इंटरकनेक्टिव होती हैं। इवन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ तो टिकट भी आपको तीनों के मिलते हैं कि आप वही टिकट जो वो अंडरग्राउंड ट्यूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस में भी कर सकते हैं और ट्रेन में भी कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें कराची पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़रूरत है कि रेलवे को, मिनिस्टर आपने 2-3 तब्दील कर दिए, शेख रशीद साहब आए, उन्होंने भी मैं रेलवे को ये कर दूंगा। अब आजम सवाती साहब हैं, लेकिन रेलवे का किबला सही नहीं हो रहा है। तो यही बात है महमूद साहब के वज़रा जो है वो चेंज होते रहते हैं और आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन वही रेलवे का वही हाल है। रेलवे हुकाम किस तरह ये हालत बदलेगी, क्या करें? इदारे को आप अच्छे लोग लेकर आए जो इस इदारे को चलाएं। आप इदारे वालों को मुहासबा करेंगे, रेलवे ठीक हो जाएगी। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ट्रेन क्यों लेट हुई, क्यों लेट आ रही है। कब से सुन रहे हैं कि जी आप दूसरी लाइन बिछाई जाएगी, लेकिन अभी तक वो मंसूबा जो है फाइलों में बंद है। और बहुत ज़्यादा एक रश है ट्रैफिक का कि कराची से अंदरूनी मुल्क जाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद है, जो आज भी किराए भी आपने बढ़ा दिए हैं और लोगों को जो सहूलत मिलनी चाहिए। अब यही वजह है कि आप देखें कि आपकी सड़कें अच्छी बनी, मोटरवे अच्छे बने, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है अब वो रेलवे पर जाने की बजाय जो है वो सुपर हाईवे से जो है कराची से मुल्तान जाना हो, लाहौर जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम बाई रोड चले जाएं। तो अगर आप रेलवे में सहूलत दें, टाइम पर ट्रेन चले, टाइम पर पहुंचे, जो एक गाड़ी जो है, एक बस सड़क पे चलती है जिसके दाएं बाएं ट्रैफिक होता है, वो तो टाइम पर पहुंच जाती है। और रेलवे जिसने कि ट्रैक पे पटरी पे जाना है वो 6 घंटे लेट, 5 घंटे लेट। तो ये एक बहुत मजाक है आवाम के साथ कि कोई इस इदारे की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही और ऐसा लग रहा है कि बस इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है कि रेलवे बुनियादी जरूरत की चीज़ है। लोग आज भी रेलवे में सफ़र करते हैं और ये एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो इस पर ज़रूर काम होना चाहिए। चलेंगे अपने अगली खबर की जाने। PSL 7 की बात करें तो आपको बताएं कि PSL 7 का मैदान जनवरी के आखिर में कराची में सजेगा और अभी जो इफ्तिताई मैचेस के लिए जो डेट्स हैं वो 25 और 26 जनवरी की तारीख़ों पर ज़ेरे गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तमाम टीमें 15 जनवरी से कराची के होटल्स में रिपोर्ट करेंगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की 15 जनवरी से पाकिस्तान आमद शुरू होगी। जी महमूद साहब, ये तो एक अच्छी PSL पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और पाकिस्तानी भी गैर मुल्की और सबसे शफाफ लीग है। अब यही वजह है कि इस दफ़ा कहा गया चूँकि अब दिसंबर में आप वेस्ट इंडीज़ जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी
उसके बाद जो है फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है, तो उसके दरमियान जो डेट थी, चूंकि गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं तो उन तमाम को देखते हुए पीएसएल फरवरी की बजाय 25-26 मार्च को इफ्तिताई मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में कहा गया। कल जो है वो रमीज़ राजा के चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने पीसीबी में एक हाई ऑफिशियल जिसके अंदर पीएसएल से जुड़े हुए लोग भी थे उसकी सदारत की, और उसमें ये फैसले किए गए हैं कि 15 जनवरी से जो है वो खिलाड़ी जो है जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो इसके अंदर शरीक होंगे तो वो जो है वो कराची आना शुरू हो जाएंगे। चूंकि कोविड भी है, इससे कबल अगर हम देखें कि PSL 6 के अंदर आपको कैंसिल करना पड़ा था और फिर यहाँ से वो दुबई हो गया था, शिफ्ट हो गया था, तो बड़े इसके अंदर मसले मसाइल हुए थे। अब चूंकि कोविड की सख्तियां जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं और कंट्रोल में भी है, तो यकीनन पाकिस्तानियों के लिए और शहर कायद और लाहौर में लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक दिलचस्प तफरी होगी कि PSL का 7 का आगाज़ होगा। तो 8 दिसंबर को भी कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों का जो है वो ऑक्शन होगा, जिसके बाद फिर ये 15 जनवरी से गैर मुल्की खिलाड़ी जो फ्रेंचाइज के हैं वो आना शुरू होंगे, फिर उनकी कोविड टेस्टिंग वगैरह क्वारंटाइन भी हो सकता है, जिसके बाद फिर 25-26 को जो है इफ्तिताई मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा और इख्तितामी तकरीब जो है PSL 7 की वो लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होगी। तो यकीनन इंतजार तो कितने मैचेस इसमें खेले? मैचेस अभी नहीं बताए गए, लेकिन अच्छे खासे मैचेस होते हैं। ज़ाहिर बात उसकी तफसीलात अभी वक्त के साथ साथ आएंगी। जितनी आपकी फ्रेंचाइजीज हैं उनको सबको मैच खेलने होते हैं, तो मैचेस तो इसमें काफ़ी सारे होते हैं और जनवरी से जो सिलसिला शुरू होगा तो वो फरवरी के एंड तक जारी रहेगा। बिल्कुल जी, कराची वालों के लिए खुशखबरी है, जनवरी से PSL का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। आज जो है वो लाहौर में भी मैचेस खेले जाएंगे। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया और हमने जो डिस्कशन की यकीनन वो आपके लिए मददगार साबित रही होगी। मज़ीद बात करेंगे, कुछ नए मौज़ूआत को इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब चलते हैं और वेदर अपडेट्स लेंगे। चलते हैं मौसम के हाल की तरफ और जानेंगे हमारे रिपोर्टर हबीब ख़ान से कि आज कराची का मौसम कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम हबीब, बताइएगा आज कराची का मौसम कैसा है? बिल्कुल, देखें आज कराची के मौसम के हवाले से बात करें तो कराची का मौसम जो है वो उसमें तब्दीली आना तो शुरू हो गई है और सुबह से ही ठंडी हवाओं का जो राज है वो बरकरार है। शहर कायद में दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी आना शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर रात के हवाले से बात करें तो कराची का जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। दिन के अगर हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात का यही बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत जो है उसमें कमी आना शुरू हो गई है। समंदरी हवाएं जो है वो बहाल हैं इस वक्त समंदर, और इस वक्त आज अगर बात करें तो 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बताया जा रहा है कि कराची में हवाएं चल रही हैं और जो कराची वाले सर्दी का इंतज़ार कर रहे थे वो अब मौसम में तब्दीली से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो गए और शहर का मौसम खासा सुहाना है। जी बहुत शुक्रिया, हबीब ख़ान हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट माल के हाल की तरफ और जानते हैं कि आज मुख्तलिफ करेंसी रेट्स क्या हैं। जी ये तो था माल का हाल और अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करते हैं शहर कायद कराची की कुछ मसाइल के हवाले से। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, टैक्स कलेक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बात की जाए लोगों के रोज़गार की तो सबसे ज़्यादा लोगों का जो रोज़गार है वो इसी शहर से वाबस्ता है, लेकिन अफसोस के बाद इसी शहर के जो लोग हैं, जो आवाम है, वही सबसे ज़्यादा मुश्किलात और परेशानी
का उसको सामना है। जब हम शहर की तरक्की की बात करते हैं तो शहर की तरक्की के लिए बल्दियाती इदारों का एक बहुत बड़ा किरदार है, उनका फ़ाल होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन बड़े ही अफसोस के बाद कि जमहूरी हुकूमतें हैं, लेकिन जमहूरी हुकूमतें भी हमें जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके मामले में कुछ टाल मटोल करती दिखाई देती हैं। इस हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन हैं और एक्स मेयर भी हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक सत्तार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो बल्दियाती इंतखाबात में आप क्या समझते हैं, इस कदर इतनी ताख़ीर क्यों की जाती है और क्या मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम बनाए बग़ैर ये जो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है वो अपने जो टारगेट हैं वो अचीव कर सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के सियासी कल्चर में जी एक रिवायती सियासत है, जागीरदारों वडेरों का गलबा है जी। और पहले तो वो मजबूत मरकज के हामी थे, फिर बड़ी मुश्किल से 18वीं तरमीम पर आमादा हुए और मरकज से सूबों को इख्तियार किया। पहले ये एक बड़ा मशहूर वो था कि मजबूत मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, फिर यह है कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। चलें खुदा करके सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल हुआ, लेकिन ये बात तय थी कि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात और वसाइल सूबों से बल्दियाती इदारों, शहरों, जिलों, तहसीलों, देहातों और कस्बों की तरफ जाएंगे, जो कि नहीं हुआ। बल्कि जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में बल्दियाती कानून था, निज़ाम था, उसमें इख्तियारात निचली सतह पर गए थे, वो भी सारे वापस ले लिए गए, 18वीं तरमीम से भी आ गए। तो पहले तो इतना ज़्यादा इर्तिकास हो गया इख्तियारात का सूबों में कि सूबों को खुद को मैनेज करना मुश्किल हो गया। पहले तो ये, फिर दूसरा ये जो बड़ी जमातें हैं वो हमेशा वो रुकावट डालती हैं और वो कभी भी बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती वसाइल और बल्दियाती इख्तियारात बल्दियाती इदारों को देने के हक में नहीं है। वो सूबों तक इख्तियारात लेने के हक में है, लेकिन बल्दियाती इदारों को तो 140A की नफी करते हुए पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की सूबाई हुकूमत ने ऐसे कवानीन पास किए जिससे इख्तियारात नीचे ना जाए। अच्छा, जब इख्तियारात और वसाइल ही देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इलेक्शन करा के वो जो थोड़े बहुत इख्तियार है वो भी करा के बल्दियाती इदारे कैसे मकामी और इलाकाई और शहरी जो जमातें हैं उनको दें। जिस तरह KPK में हजारा डिवीजन में एहसास महरूमी है, पंजाब में जुनूबी पंजाब सराइकी इलाकों में एहसास महरूमी, सिंध में शहरी सिंध में एहसास महरूमी, तो वो इख्तियार नीचे दे रहे। 2015 में भी इंतखाबात तब हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठाया और कहा कि ये इंतखाबात होने चाहिए, तब खुदा करके सिंध में और बलूचिस्तान में और पंजाब के इंतखाबात हुए, वरना ये हुकूमतें वहाँ PMLN पंजाब में थी उस वक्त, यहाँ अभी भी पीपल्स पार्टी पहले भी थी और इसी तरह बलूचिस्तान में मिक्स हुकूमतें थी। तो ये रिवायती जमातें नहीं चाहती कि बस जमहूरियत इनके लिए ये है कि वफाक में थोड़ी बहुत जमहूरियत हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन हो जाए, वफाकी हुकूमत बन जाए और सूबों में इंतखाबात हो जाए सूबाई असम्बलियों के और उनकी हुकूमत बन जाए। नीचे वो सारे इख्तियारात सल्व करके वसाइल और इलेक्शन भी नहीं कराना चाहती। तो ये असल में इनका ये जमातें हैं सही। तो सर, ये कराची वालों के साथ ये जो जुल्म और ज़्यादती है ये कब तक चलती रहेगी? क्योंकि अगर निचली सतह पर इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, उनको वसाइल नहीं दिए जाएंगे ज़िले सतह पे, शहरी सतह पे, तो फिर काम कैसे होगा? जैसे हमने देखा कि नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में जो काम हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस तरह काम किया, उसके बाद हमें वैसा काम होता हुआ नहीं दिखाया गया। जो लास्ट मेयर थे कराची, उनका भी यही था, वो हमेशा यही कहते थे कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं काम करूं तो कैसे करूं। तो अब आपको क्या लगता है सर कि क्या कराची की जो आवाम है वो इसी तरह इसी परेशानियों में मुब्तला रहेगी? देखिए, जाहिर है कि हम कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिर्फ सबसे बड़ा नहीं, कौमी शहर है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज है और 60-70% टैक्स
मरकज इस्लामाबाद को देता है और 90% के करीब टैक्स या रेवेन्यू सूबे या सूबाई हुकूमत को देता है। तो अगर ये मरकज की जमातें, वफाकी और सूबे की जमात खास तौर पे जो उनका अपना कानून है बल्दियाती कानून, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, उसके तहत उसमें इख्तियारात और वसाइल नहीं दे रही है, तो असल में पीपल्स पार्टी भी सूबाई हुकूमत उसी जड़ को काट रही है जिस जड़ पे वो बैठी हुई, उसी शाख को जिस शाख पे वो बैठे। कराची शाख है, कराची ने उनको सहारा दिया हुआ है, संभाला दिया हुआ है। अगर कराची को वो नहीं पनपने देंगे, उनको उसको सरवाइव नहीं करने देंगे, तो फिर बिलाखिर उनकी बका का सवाल भी आएगा। सूबे के रेवेन्यूज भी कम होंगे, यहाँ पर पानी की कमी और फसादात होंगे, यहाँ पर फिर कबलस वक्त सूबे के नारे लगेंगे जिससे मुख्तलिफ लसानी इकाइयों में मुनाफरत पैदा होगी, दूरियां पैदा होगी, उनके दरमियान जो है वो पोलराइजेशन होगी और उसके नतीजे में कराची का जो फैब्रिक है कसीरुल लसानी यकजहती का या कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल मसलकी, वो मुतासिर होगा और उसके नतीजे में अगर यहाँ फसादात हो गए तो उसका नुकसान पूरे को भी है। तो इसका मतलब है कि कराची के बारे में मैं और आप तो सोचें जो यहाँ रहते हैं 3 करोड़ जो अवाम है शहरी, लेकिन इसके बारे में सिंध के भी जो बाकी 3 करोड़ अवाम है उन्हें भी सोचना होगा, 2.5-3 करोड़ अवाम को, और फिर जो पाकिस्तान के मजमूई तौर पर 22 करोड़ अवाम है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। तमाम सियासी जमातों को मुश्तरका तौर पर कराची को ओन करना चाहिए, चाहे यहाँ से वोट मिले ना मिले, यहाँ से रेवेन्यू उनको मिलता है, यहाँ से मुल्क चलता है, यहाँ से हमारा हर तरह का बजट चलता है, तो कराची को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और जो हमारे मेयर थे MKM के, जिनसे कि मैं अब अलग हूँ MKM से, तो इसमें जो MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर साहब जो मेयर थे, उनका भी कसूर है कि अगर इख्तियारात और वसाइल थे तो फिर बल्दियाती निजाम में रहना नहीं चाहिए था, ये जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए थी। 3 साल बाद इख्तियार मुंह पे मारना चाहिए था सूबाई हुकूमत के। एक जो है वो धरना दिया जाता वजीर आला हाउस पे, 1500 काउंसलर्स वहां पर बैठते, तो कराची की आवाम शहर आते, एक मोबिलाइजेशन होती, एहतजाज होता, तहरीक चलती इख्तियारात और वसाइल के लिए। और जब मैं अलग भी हुआ था MKM से, तो मैंने ये वसीयत की थी कि देखिए 3 साल से ज्यादा आप मत रहिएगा, तो इख्तिदार में रहे, इख्तियार और वसाइल नहीं थे, फिर रोना जो है वो अवाम उसको कबूल नहीं करेंगे। इसमें 50% आपका कसूर है, 50% सूबाई हुकूमत का कसूर है, तो 50% आपका भी कसूर है। बिल्कुल आपने बिला सही वजह कहा। फिर उस जी अच्छा, फारूक सत्तार साहब, ये भी मुझे बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि कराची एक बड़ा शहर है और ये नहीं कि सिर्फ सिंध या हम पीपल्स पार्टी को देखें, सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको मिलकर बैठना होगा और जो कराची की आवाम है, कराची के जो मसाइल हैं उसके बारे में सोचना होगा। आपकी भी काफ़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, इशरतुल इबाद साहब की आपसे मुलाकात हुई, तो क्या हम आगे कुछ उम्मीद करें कि कुछ अच्छी खबरें सामने आएंगी कराची के मसाइल के हवाले से, कुछ हल करने के हवाले से? देखिए, हमने मजमूई तौर पर तो पूरे मुल्क के मसाइल, इस वक्त जो सूरत हाल इस्लामाबाद में भी है, एक बेयकीनी की सूरत हाल, पूरे मुल्क में एक मायूसी की फिजा है, लेकिन जब कराची पर पूरे मुल्क का इतना इंहिसार है और कराची इतना बुरी तरह नजरअंदाज हो और PTI को भी 14 कौमी असेंबली की और इतनी असेंबली की और उनको MKM को पीछे हराकर खुद पहले नंबर की जमात है कराची की, चाहे उसकी अपनी कुछ वोट बैंक है लेकिन कुछ सीटें उसे दिलाई भी गई, लेकिन चले दोनों सूरतों में तो PTI ने भी नजरअंदाज किया, अगर पीपल्स पार्टी ने किया, और MKM ने भी कोई अवाम का हक अदा नहीं किया, वो मुकदमा लड़ा ही नहीं। उस तरह से जो मेरी 140 की पिटीशन थी बल्दियाती इख्तियारात की, उसको परस्यू नहीं किया। सेंसस मरदमशुमारी में वैसे ही हमारा बेड़ा गर्क हो गया, आधी आबादी हमारी गायब कर दी गई, तो वो भी हमें नुकसान हुआ। तो उस पर भी जो MKM को लड़ना चाहिए था वो उसमें भी उस तरह से नहीं लड़े। तो मैंने इसीलिए जब इशरत भाई से हमने मुलाकात की, तो हमने यही तय किया कि अगर ये तय भी हो जाए कि इस शहर में चले, मान लेते हैं कि PTI बड़ी जमात है, या मान लेते हैं कि अगले इलेक्शन में शायद MKM PTI की नाअहली की वजह से ऊपर आ जाएगी, या पीपल्स पार्टी अपने पैसे खर्च करके कुछ सीटें ले लेगी, लेकिन ये मसले का हल किसी एक जमात के बस की बात नहीं है कि कौमी मसाइल हल करें या कराची के। कराची
कौमी शहर है। ये हमारे चार्टर जो बराए इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की है उसमें बुनियाद कराची, और कराची में एक वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल कायम होना चाहिए। MQM के धड़ों को भी आपस में मुत्तहिद होना चाहिए और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। और बाकी जमातें जिसमें PTI है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी और PMLN, ये बल्दिया जो काउंसिल थी उसमें सबसे बड़ी ये 5 जमातें थी। तो इन पांचों को आपस में कराची को होल्ड करना होगा। मेयर अगर एक नौजवान, जैसे मैंने कहा कि मैं अगर अपने आजाद ग्रुप को लेकर उतरा या MQM के साथ मेरी कोई बातचीत हो गई और MQM के उम्मीदवार अगले, तो 65% उम्मीदवार 35 साल से कम उम्र के, एक बेटा मेयर, एक बेटी डिप्टी मेयर जो 35 साल से कम उम्र के होने चाहिए, ताकि हमारी बसीरत हो, उनकी जिद्दत हो, हमारा विजन हो, उनकी इनोवेशन हो, उसी से कराची को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमें तहरीक कायम करनी है जिसमें नौजवानों का किरदार हो। तो सारी जमातों को सोचना चाहिए और फिर जो उसके सीनियर सियासी अकाबरीन कराची के बेटे हैं उन पर मुश्तमिल आर्टिकल 149 क्लॉज 4 में एक जो है वो कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, जो बाद में दूसरे शहरों के लिए भी बन सकता है, सेनेट और कौमी असेंबली से ये बिल पास होना चाहिए, ये कमीशन बनना चाहिए 25 अफराद पर मुश्तमिल, जिसमें 15-16 5 जमातों के सीनियर सियासी रहनुमा हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, साख हो, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, कबूलियत हो, तो वो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो ये 15 ये हो, फिर 7-8 सनतकार, ताजिर, बिल्डर, काबिल कबूल और अच्छी शोहरत वाले, 1-2 अर्बन प्लानर हो और एक अदलिया के जुडिशरी की नुमाइंदे। तो ये 25 आदमियों को अगर फंड्स मिले, जो कराची का हक है कि 40 अरब की खैरात नहीं 4000 अरब का टैक्स देता है, तो 400 अरब मिलने चाहिए। ये 400 अरब अगर मिले, जिसका अंदिया है और शायद अब मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन कौन खर्च करेगा ये भी एक सवाल है। तो वो जो खर्च करने के हवाले से अगर हम प्रपोजल दें, सारी जमातों के सीनियर काबिल कबूल, काबिल एतबार लोग खर्च करेंगे, तो कराची की इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सिर्फ कराची नहीं, तमाम जमातों की विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान की विन विन सिचुएशन, सिंध के सूबे की विन विन सिचुएशन है। काश अगर सब मेरा ये सहीफा, ये फार्मूला समझ ले, जो 4 नुकाती, जिसका एक नुक्ता तमाम सियासी जमातों के सीनियर जो कराची के बेटे हैं उनको इकट्ठा करके कमीशन बनाए और उनके जरिए से तामीर तरक्की का काम हो, तो आप यकीन माने कराची 4 साल बाद दुनिया के जो मिसाली शहर है उनके साथ खड़ा हो जाए। सर्कुलर ट्रेन मिल जाएगी, कचरा उठाने का निजाम, निकासी आपकी लाइनें चेंज हो जाएंगी और 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा K4 जो रद्दी की टोकरी में, उस पर भी अमल दरामद होगा। और ये पानी आ गया कराची को, मिल गया, इसका ऐलान भी हो गया। तो इतनी सरमायाकारी होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, बैरून यानी गैर मुल्की सरमायाकारी भी होगी और कराची फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और पाकिस्तान 22वीं सदी में ले जाएगा। ये मेरा मतलब फार्मूला, अल्लाह करे मेरे सही। और फारूक सत्तार साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये वो वक्त है कि तमाम पार्टी जो सियासी रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, उनको एक पेज पे बैठ के जो है सोचना पड़ेगा और कराची के लिए वाकई कुछ काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आपने कमेटी की बात की वो भी एक अच्छी तजवीज़ है। अच्छा, ये भी मुझे बताइए फारूक सत्तार साहब कि कराची का एक बड़ा मसला जो है यहाँ की आबादी का है। मरदमशुमारी, जिस मरदमशुमारी में जो तादाद बताई जाती है कराची की वो नहीं है, तो इसके वजह से जो वसाइल की तकसीम है, ज़ाहिर है जब एक शहर की आबादी गलत काउंट हो रही है, फिर उसको उस हिसाब से वसाइल दिए जाएंगे, तो इस तरह तो फिर कराची वालों के लिए मसले कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो ये जो आबादी का मसला है, ये किस तरह से हल होगा? ये जो कम आबादी बताई जाती है और हम ये देखते हैं इसके अलावा भी कि कई इलाकों से जो है रोज़ाना की बेसिस पे हज़ारों लोग कराची जो है वो आते हैं काम करने की गर्ज से। तो कराची की आबादी तो मुसलसल बढ़ती जा रही है और वसाइल की तकसीम उस तरह से नहीं हो रही। कराची को इस मामले में 2 धारी तलवार से काटा जा रहा है। पहली धार तो ये है कि इसकी आबादी कम गिनी जाती हर मरदमशुमारी में, और इस मर्तबा भी इसका एक कॉन्सेप्ट है डी जेरो और डी फैक्टो का। तो डी फैक्टो कराची की आबादी कुछ है और डी जेरो इसकी आबादी कुछ बताई जाती है, असल मसला ही। और आधी आबादी मिसिंग पर्सन में आ जाती है, गुमशुदा आबादी। पहले गुमशुदा अफराद का मुअम्मा था, अब गुमशुदा आबादी का मुअम्मा शुरू हो गया। अच्छा, मैंने एक पिटीशन की थी
जो कि उस वक्त नहीं सुनी गई। और अब जब सुनी गई तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अब, बल्कि जो जज थे वो कहते हैं कि अब इसका मौका नहीं है, आप दोबारा से दें। तो देखें ये कराची के साथ जाती हर सतह पर। अच्छा, अब जितनी आबादी शो होती है ना, उतने फंड भी तो नहीं मिल रहे। चले कहता हूँ अगर 13% या 14% आबादी है कराची की, पाकिस्तान की 14% है, 14% ना दे, आप कम से कम 10% दे दें जो 400 अरब बनता है, और 40 अरब दिया जाए 1%। अगर आधी गिनी जाती 7% आबादी है ना कराची की पाकिस्तान, तो चले 7% ही दे दें। वो 7%, 1% से क्या होगा? लड़ाई होगी, दंगा होगा, फसाद होगा, और कराची में बदअमनी, लाकानूनियत, जराइम और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को मौका मिलेगा। अगर कराची के ये सियासी खला दूर ना हुआ, इसके मसाइल को अब हल ना किया गया, इसे किया गया, तो ये बैरूत एक जमाने में 20 साल के लिए बदअमनी की दलदल में चला गया था। मुझे कि कराची में भी बदकिस्मती से वही सूरत हाल है। 20 साल के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा, फिर सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बेचारा, लावा पकेगा, सबको खसो खाशा की तरह भाग रखता है, सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये वक्त है फारूक सत्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये वक्त है कि कराची के जो अवाम है, कराची के शहरी हैं, कराची के जो मसाइल हैं उनको वाकई हल करने की ज़रूरत है। एक पेज पर बैठने की ज़रूरत है। तमाम सियासी रहनुमाओं को, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, और सबसे अहम बात जो इख्तियारात हैं उसका निचली सतह पर ट्रांसफ़र होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इख्तियारात नहीं दिए जाते ज़िली सतह पर, चाहे वो शहरी हुकूमत हो, ज़िले हुकूमत हो, तो आपके मसाइल हल नहीं होते। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी, एक ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं सिटी 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, और अब कुछ बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से। और सेहत के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे दिल के हवाले से, यानी कि हार्ट के हवाले से। हमारा जो दिल है वो हमारे लिए सुबह से शाम तक काम करता है, शाम से लेकर रात तक काम करता है, 24 घंटे ही हमारे लिए काम करता है। इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने हम इस ऑर्गन जिसको हार्ट कहते हैं इसका प्रॉपर ख़याल रखें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हार्ट के मरीज़ हैं, जिनको हार्ट की कोई बीमारी है, वो किस तरह से अपना ख़याल रख सकते हैं, और कौन सा डाइट प्लान है जो उनको फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा अब्बास ने, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं डॉक्टर आयशा? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताइए कि आजकल हम देख रहे हैं हार्ट अटैक का जो रेशो है वो बहुत बढ़ रहा है। पहले एक दौर था कि एक एज के बाद, 40 के बाद या 50s के बाद हमें हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो नज़र आते थे, लेकिन अब जो यंगस्टर्स हैं, जो अंडर 30 हैं, उसमें भी हमें हार्ट अटैक के केसेस नज़र आते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या वजूहात हैं जो हार्ट की बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, फिर हम उसके प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, दो इसकी मेजर वजूहात हैं। इसमें पहली हमारी डाइट है और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है। या पहला हमारा लाइफस्टाइल है और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है, इट्स वाइस वर्सा। सो बोथ ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। और इस वजह से ये चीजें जो है अब यंगस्टर्स में भी आ रही हैं। पहले इस तरह से नहीं होता था, ये चीज एक ओल्ड एज की बीमारी समझी जाती थी। और अब चूंकि मौसम में तब्दीली हो रही है और वक्त के साथ साथ मौसम जो है वो बिल्कुल कोल्ड होता चला जा रहा है। बेसिकली कोल्ड वेदर जो है, आपका सारा ब्लड जो है आपका चेंज हो जाता है, तो हार्ट को आपके ज्यादा जरा काम करना पड़ता है। तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ बेसिकली अ लिटिल वार्म एंड अ वार्मर, और ताकि आपके ब्लड वेसल्स जो है नैरो से नैरो ना होते चले जाए, इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। दैट्स इट। सही। अच्छा, वो लोग जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, वो किस तरह की डाइट फॉलो करें, क्या एहतियात करनी चाहिए उन्हें, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में अगर बात करें तो? देखिए, सर्दियों के मौसम में सबसे पहले तो वो अपना एहतियात इस तरह से करें कि अपने आप को जो है वो वार्म रखें, ठीक है। और अगर वो कोई भी अपने कपड़े पहनते हैं तो एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो उसके नीचे वो जरूर पहन के रखें। ये बेसिक मेजर्स वो रखें। बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल खाने में और पीने में जो है वो ना करें, ठीक है। ये चीजें जो उन्होंने करनी है ताकि उनका हार्ट सही तरीके से काम करता रहे और उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो।
ठीक है। ये वाले जो तरीकेकार हैं ये वाले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि उनके हार्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े और उनके जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सही रहे। अब आ जाते हैं हम उनके डाइट के ऊपर। डाइट के अंदर उन्होंने कोशिश ये करनी है कि उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, उन्होंने देखना है, अपने ब्लड प्रेशर की वैल्यूज पे नजर रखनी है, ठीक है। उन्होंने अपने वजन पे नजर रखनी है, वजन उनका बढ़ना नहीं चाहिए, विंटर के अंदर भी वैसे भी नहीं बढ़ना चाहिए, ताकि उनके हाथ के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, ठीक है। हम उसके ऊपर मजीद कोई बोझ नहीं डालना चाहते कि वो मजीद उसके ऊपर काम करने का बोझ पड़े। थर्डली, अगर वो डायबिटिक नहीं है दे कैन यूज डेट्स, खजूर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। डेट्स दे आर जस्ट लाइक कैप्सूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है, वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु आर हार्ट पेशेंट्स। उसके अलावा वो बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस प्रॉपर डाइट प्लान विथ यू। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें पालक का इस्तेमाल है, उनको आयरन भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, उसके साथ वो इस्तेमाल करें। लंच में ले लें, ब्रेकफास्ट में ले लें, बादाम का, वॉलनट्स का इस्तेमाल करें। मछली को निग्नेक्ट ना करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल जाएंगे उनको, ठीक है। तो विंटर्स के अंदर मछली को डिफरेंट तरीके से वो प्रिपेयर करें और अंडों को ना बिल्कुल भी निग्लेक्ट करें। और अगर उनको कोई ऐसे कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा तलन से परहेज करें। द रीजन भी है कि मछली को भी फ्राई कर करके खाना, अंडों को भी फ्राई कर करके खाना, इस चीज से उनको परहेज करना है, ठीक है। तो बॉईल करके, स्टीम करके, बेक करके, ग्रिल चीजों को लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह की नेमत इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं करें। पॉरेजेस में ओट सीरियल इज नंबर 1, उसको मैं नंबर 1 रैंकिंग में लेके आऊंगी, उसका इस्तेमाल जरूर करें। शलजम इस वक्त आ चुकी है, उसका सूप बना के वो जितना ले सकते हैं ले। तो ये सही। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे ये भी बता दीजिए कि वो लोग जिनको किसी भी किस्म की हार्ट की बीमारी नहीं है और आगे वो क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें, क्या अपना लाइफस्टाइल रखें ताकि वो हार्ट की बीमारियों से बच सकें? देखिए, हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने नजर रखें के ऊपर, ठीक है। और आपके अंदर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री के अंदर, आपके सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर हार्ट डिजीज मौजूद है, आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर हार्ट के पेशेंट्स हैं आपकी फैमिली के अंदर, तो आपने सैचुरेटेड फैट्स को कट डाउन करना है, ठीक है। जितने भी खाने पीने की अशियाएं जिसमें सोडियम ज्यादा होता है, सोडियम आपके चिप्स में, आपके प्रोसेस फूड्स में, जो खाने हम बाहर से लेके आते हैं, वीकेंड पे हम इंजॉय कर रहे होते हैं, वो तमाम तर चीजें आपने, मैं ये कभी भी नहीं कहती कि जी खत्म कर दें। मैं अपने सारे क्लिनिक्स में अपने ऑनलाइन पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ यू हैव टू कट देम डाउन, अपना पोर्शन को कंट्रोल करना है, उस पे चले जाएं। शुगर्स को कट डाउन करना है, प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स लेने, फ्रेश वेजिटेबल्स लेने, होल ग्रेन लेना है। और डैश डाइट जो होती है ना, वो एक बहुत ही बेहतरीन डाइट होती है। वो एक उसका ऐसा प्लान होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा अब्बास, आपका हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही मुफीद मालूमात डॉक्टर आयशा ने हमें फराहम की। मज़ीद बात करेंगे, एक और सेगमेंट हमारा रह गया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कराची टैलेंट। तो इसके बाद हम आपको किससे मिलवाने वाले हैं देखेंगे आप इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और वक्त हुआ है कराची टैलेंट, जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं कराची के बासलाहियत और हुनरमंद लोगों से जो अपनी मेहनत से अपना जो उनका हुनर होता है, जो अपने उनकी मोटिवेशन होती है, जो उनकी कामयाबी से पाकिस्तान का और कराची का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे ही मिलवाएंगे एक ऐसे ही आदमी से जिनकी उम्र जो है 70 साल की है और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा के एक नई तारीख रकम कर दी है। और इनका ये रिकॉर्ड ये था कि इन्होंने 1 मिनट में 1 मिनट में 13 सेब तोड़ने का जो पहला रिकॉर्ड था उसको ख़त्म करके 18 सेब तोड़कर नया रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। इनसे मिलवाते हैं आपको। नसीमुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ मौजूद हैं राशिद नसीब साहब जो इनके बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों को खुशामदीद। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर आपसे स्टार्ट करती हूँ। नसीमुद्दीन सर,
कि माशाल्लाह आपने इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया और 1 मिनट में आपने 18 सेब तोड़े। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कब से स्टार्ट हुआ? क्योंकि मैंने पढ़ा कि आपकी फ़ैमिली में और भी बहुत सारे जो हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, आपकी एकेडमी भी है, तो टोटल कुछ रिकॉर्ड 92 आप अब तक बना चुके हैं, राइट? जी बिल्कुल, 92 रिकॉर्ड्स। जी, तो सर स्टार्ट कीजिए। भाई जितने भी जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो तो राशिद ने बनाए। जी जी। बेटी हमारी छोटी, हाँ 2 उसने बनाए, हाँ 1 मैंने बनाया। हाँ मेरा तो खैर कोई इतना वो तजर्बा नहीं था। जी जी जी। तो राशिद साहब ने एक दिन आके कि भाई ठीक है राशिद, आप बताइए आपने टोटल कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और कब से ये चल रहा है फैमिली में? क्योंकि बेटी ने भी माशाल्लाह रिकॉर्ड बनाए और आपने भी, फादर ने भी बना दिया, तो और कितने आप वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान को देंगे? देखें जी, टारगेट तो मेरा है कि मैं 100 रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट करूं। इससे पहले मैंने जो है वो मेरे इंडिविजुअली तौर पे जो है वो 73 रिकॉर्ड हो चुके हैं। मेरी बेटी है दुनिया की सबसे कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर, जिसने 7 साल की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर उसके बाद माशाल्लाह फादर जो है वो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट हैं। फिर इनके अलावा जो है मेरे 9 स्टूडेंट और हैं मेरी फैमिली के अलावा जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो 2013 में मैंने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया था और कोशिश है कि अपनी जो खिदमात हैं या अपनी जो भी काविशें हैं वो पाकिस्तान के लिए सर्व की जाए और पाकिस्तान को हर उस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया जाए जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रेगुलर बुनियादों पे जो है उसकी ट्रेनिंग चल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें बहुत हद तक मैं कामयाब भी हूँ। क्योंकि टोटल मेरे 92 रिकॉर्ड हो चुके हैं अगर मेरी एकेडमी को मिला लें, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट को। तो इंशाल्लाह ताला जल्द मेरी एकेडमी के जो है वो 100 रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट ये होगा कि मैं इंडिविजुअली तौर पर जो है वो अपने जो है 100 रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट करूँ। सही। और नसीमुद्दीन साहब आपकी तरफ अगर बढ़ें और पूछें कि आपने जो 18 सेब तोड़े 1 मिनट में, तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी और कितने सेब आपने पहले इसमें कुर्बान किए? प्रैक्टिस तो मैंने मतलब सेबों की तो कम ही की है। अच्छा। क्योंकि मैं वैसे लोहे का काम करता हूँ। तो तकरीबन 45 साल तकरीबन मुझे हो गए जी ये काम करते हुए। तो जाहिर है हाथ तो वैसे भी मेरे सख्त है। तो अब इसकी वजह अगर हम देखें तो मतलब आप लोहे का काम करते हैं, कोई ऐसी ग़िज़ा तो नहीं खाते? नहीं, ग़िज़ा तो आम ही होती है। नहीं, अब्बू ने है वो जब अब्बू गांव में थे तो बड़ी मतलब हैवी खुराक वगैरह जो है वो गांव से ताल्लुक है अब्बू का, तो वही माहौल रहा है अब्बू का। तो लाजमी हाथ इसलिए सख्त है अब्बू के कि 45 साल आदमी आता है वेल्डिंग का काम किया करता हूँ। सही। अच्छा राशिद, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आप लोगों ने इतने रिकॉर्ड बनाए, तो आपको हुकूमत की तरफ से कोई किसी एजाज़ से नवाजा गया या कोई सपोर्ट आपको उनकी तरफ से दी गई? देखें जी, हुकूमती पजीराई का तो मैं भी मुंतज़िर हूँ और हमारा अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर जब वक्तन फ़वक्तन अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो है वो टैलेंट सामने आता है, लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि उस टैलेंट को उस तरह पजीराई नहीं मिलती जिस तरीके से मिलनी चाहिए। और अगर मिलती भी है तो थोड़ी देर के लिए मिलती है और कुछ देर के लिए मिलती है, फिर वही टैलेंट जो है मंजर से जो है वो गायब हो जाता है। तो मैं 73 आलमी रिकॉर्ड बना चुका हूँ, हुकूमती पजीराई का मुंतज़िर हूँ, मेरे स्टूडेंट बना चुके हैं वो भी मुंतज़िर हैं। फिर मैंने अपना टैलेंट सिर्फ अपने खुद तक नहीं रखा। अगर मेरे अंदर टैलेंट था मार्शल आर्ट का, तो मैंने वो टैलेंट जो है वो अपनी नस्ल में भी मुंतकिल किया और फिर अपने शागिर्दों में भी मुंतकिल किया। तो इसके बावजूद खैर मुझे नहीं अंदाजा कि क्यों अब तक हुकूमती सतह पर मुझसे रब्ता नहीं किया गया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। इसीलिए आपको बुलाया और इंशाल्लाह जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर आपको नवाजेंगे। अच्छा, ये कैसा लगता है एक ही घर में 3 रिकॉर्ड होल्डर्स, और ख़ानदान वाले तो बड़े फ़ख्र करते होंगे? देखें जी, जिनकी वजह से मैं बनाऊं, जी, अगर आज उनकी एक अपनी अलग शनाख्त बन गई है और उनकी अलग से एक पहचान बन गई है और वो उन्होंने मुल्क की तारीख में जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये मेरे रिकॉर्ड से ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मतलब मुझे अपने रिकॉर्ड से ज़्यादा फादर के रिकॉर्ड की इसलिए खुशी है कि मैं जो कुछ हूँ वो इनकी वजह से हूँ आज ना। तो या मैं जिनसे मैंने मार्शल आर्ट सीखी उनकी वजह से हूँ। तो लाजमी बात है कि जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो मेरे 73 रिकॉर्ड्स की जो खुशियाँ हैं वो एक अलग है, लेकिन फादर की जो है वो खुशी वो बिल्कुल अलग है। और इससे पहले फादर से पहले मेरी बेटी थी, जब उन्होंने बनाया था रिकॉर्ड तो वो भी एक
बहुत ज़्यादा खुशी थी कि देखे ना कि इंसान की हमेशा से ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ज़्यादा अच्छा करे। तो और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। तो इन्होंने तो अपने फ़राइज़ पूरे कर दिए ना। खैर हम ही शायद फ़राइज़ अपने पूरे नहीं कर पाते, औलाद हमेशा कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है फ़राइज़ पूरे करने में। तो एक छोटी सी काविश थी फादर के लिए इनकी सलाहियतों को देखते हुए, तो इनको इज्जत मिल रही है, इनको मोहब्बतें मिल रही हैं, इनको प्यार मिल रहा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सही। नसीमुद्दीन साहब, आप आगे क्या प्लान्स हैं, और कोई नया हमें रिकॉर्ड देने वाले हैं आप? और इंशाल्लाह किस किस्म का होगा वो? बस इंशाल्लाह ताला इंडिया का कोई राशिद को बोल रहा हूँ, कोई इंडिया का निकालें। अच्छा। हाँ, इनकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश है मेरी इंशाल्लाह ताला कि मैं इंडिया का तोड़ कर जाऊँ। क्योंकि असल में आपको पता है कि इंडिया के साथ जो है वो 1-to-1 मेरा कंपटीशन भी हो चुका है इटली के अंदर। मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जाके जो है वो रिकॉर्ड बनाया, तो उसमें जो है इंडिया के साथ भी मैंने कंपटीशन किया। तो फादर की भी ये ख्वाहिश इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद ये पैदा हुई है कि मुझे कोई इंडिया का रिकॉर्ड जो है आपने देना है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि फादर की सलाहियतों को देखते हुए कोई ऐसा रिकॉर्ड ढूंढूं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद हो और वो इंडिया के पास हो। तो लाजमी सी बात है कि फादर उसके लिए सबसे जो असल जो बात ये है कि इनका जो जज्बा है ना वो बड़ा काबिल तारीफ है। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यार मेहनत जितनी भी आप मुझे बोलोगे मैं कर लूंगा उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, बस आपने मुझे से जो है ना इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक करवाना है। तो ये जो जज्बा है ना, देखे ना, अगर ये 70 साल का होकर इनके अंदर ये जज्बा है तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को मिसाल लेनी चाहिए इनसे जो नौजवान है और जो छोटी छोटी चीज़ों पर हिम्मत हार देते हैं या छोटी छोटी मुश्किलात जब उन पर आती हैं। हाँ। तो वो अपने मकसद से हट जाते हैं। तो मेरे ख्याल में फादर जो है वो आज की नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और मेरे लिए भी खासतौर पे बहुत ही मोटिवेशनल। बिल्कुल। तो राशिद, जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो हिम्मत हार जाते हैं, कभी रिसोर्सेज नहीं होते, कभी हालात नहीं होते। तो वो लोग जो देख रहे हैं और जिनको इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपने शहर के लिए, कराची शहर के लिए स्पेशली, तो क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? अगर कोई मुश्किलात का मैं बात करूं कि क्या मुश्किलात सामने आती हैं, उसको किस तरह से डील करना चाहिए, क्या मैसेज आप देखें? अपने मकसद पर डटे रहना चाहिए। मेरे वालिद साहब जो है ना वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे। हाँ। ये वेल्डिंग का काम करते थे, मजदूर थे, ठीक है। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी तालीम को कंप्लीट किया। अगर मैं ये चीज़ें सोचता कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मैं ये सोचता कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाऊंगा, तो मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं अपने मकसद पे डटा रहा। हाँ। मुझे थोड़ी सी देर में मिली कामयाबी, लेकिन मिली, ठीक है। मैंने पहली मरतबा एक टीवी शो किया था मेरे ख्याल में 2003 या 2004 में। उस पर मैंने बैठ कर जो है ये कहा था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। हाँ। लेकिन पहला आलमी रिकॉर्ड बनाने में मुझे 10 साल लगे। मैंने 2013 में जाकर बनाया। उसकी वजह यही थी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हाँ। उस जगह तक पहुंचना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को समझना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, फिर वहां से रिकॉर्ड अप्रूव कराना, एक बहुत लंबा सफर। कैसे तय करना इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं डटा रहा और जैसे ही मुझे मौका मिला 2013 में मैंने एक साथ 4 आलमी रिकॉर्ड बनाए। और फिर फादर की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि यार मेरा बेटा कुछ पाकिस्तान के लिए करे। सही। तो वो ये जज्बा है और आज आपने सही कहा राशिद नईम साहब के एक जज्बा यही होता है जो आपको फिर आगे लेके चलता है। हमारी उम्मीद है और हम दुआ गो हैं कि आप इसी तरह मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया नसीमुद्दीन साहब आपका और राशिद नसीम साहब आपका, आप दोनों तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।